Hello everyone. So this lecture going to be the first lecture in the environment series for CDS and NDA 2026 एग्जाम, जिसमें यूपीएससी मोस्टली क्वेश्चंस पूछता है आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन से. सो इस लेक्चर में हम आज अपने सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को कंप्लीट करेंगे. अब तक जितने भी आपने वीडियोस देखी होंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, उसमें कोई भी आपको एक कंसोलिडेटेड मैनर में नहीं पढ़ाता इंटरनेशनल कन्वेंशंस. तो आज हम इस तरीके से पूरा टेबुलर फॉर्म में वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेन ट्रेंट रिपोर्ट, आईपीसीसी, रियो समिट्स कब कौन सी हुई, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीबीडी, इन सब में क्या डिफरेंस है, इनकी कॉप कहाँ हुई है. जो आप सुनते रहते हो, हमने ग्लासगो में पंचामृत एक्सेप्ट किया था, फिर शर्मल शेख में आपकी कॉप हुई थी, ये सब क्या है. एनेक्स, इनका हम एनेक्चर 1 कंट्रीज 2 3 ये सब पढ़ेंगे. ठीक है. देन साइट्स, यूएनसीएमएस, ट्रैफिक, इस सब के बारे में जानेंगे. वियना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट, इन सब में क्या डिफरेंस है, विद फ्लो चार्ट, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, और लास्ट में एनजीओज एंड आपके इस तरीके से कौन से होते हैं, ये सब जान के हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे. ठीक है. सो शो सम सपोर्ट एंड लव टू दिस लेक्चर. तो देखो, सबसे पहले आपके यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, अभी रिसेंट क्वेश्चन था ये, 2025 में यूपीएससी ने पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है स्पेसिफिकली वो किस चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं: एमिशन रिडक्शन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट. अगर आपको अभी आंसर पता है क्वेश्चन 94 का, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए कंप्लीट. आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, सो आई एम अश्योरिंग यू कि आपका वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा और आपको सारी एक टाइमलाइन की फॉर्म में समझ में आएंगी. सो इस क्वेश्चन को हम एक बार अपनी वीडियो कंप्लीट करने के बाद अटेम्प्ट करेंगे. मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगाया है क्योंकि मेरे को सिर्फ ये दिखाना था कि यूपीएससी अभी रिसेंट 2025 का है. ठीक है. क्वेश्चन पूछता है. इससे पहले भी आप देख सकते हो हर साल इस वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसमें इतनी कंफ्यूजन होती है क्योंकि हमें कोई भी एक वीडियो मिली ही नहीं है जो एक साथ समझा सके. ठीक है. सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे टाइमलाइन को कंप्लीट स्टोरी की फॉर्म में. ये मैंने बताया हम वीडियो में कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे. ठीक है. देन हम थीम वाइज सेग्रीगेटेड टॉपिक देखेंगे अपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बेसल, रोटरडैम कन्वेंशन, ये सारे थीम वाइज हम देखेंगे. देन उसके बाद हम देखेंगे कि एनजीओ हमारे कौन से, जैसे आपका IUCN है, WWF है, ये सारे, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे जितने भी कन्वेंशंस है अपनी कंसाइज मैनर के अंदर. ठीक है. सो अब स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले हमारी जो स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ये सपना आया कि हमें इंडस्ट्रीज को पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए, हमें किस तरीके से पता चला. सो क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, यूके में, यूएसए में, इस तरीके से, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था. तो उस टाइम किसी को कुछ नहीं पड़ी थी. ठीक है. सबको लगता था कि ठीक है पोल्यूशन होने दो. इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं था कि पोल्यूशन क्या है, क्यों है. ठीक है. फिर एक बुक आई हमारी साइलेंट स्प्रिंग के नाम से 1962 के अंदर, जिसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात की गई. तो उस टाइम सबसे पहले ये आया, कॉज एंड इफेक्ट आप बोल सकते हो कि ठीक है ऐसी भी कोई चीज़ है. ठीक है. उसके बाद हमारी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस होते हैं इसी के रिगार्डिंग स्टोरी में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है, और वो होती है हमारी 1972 के अंदर. ठीक है. जिसके मेजर आपके 4-5 आउटकम्स निकले थे. ठीक है. सबसे पहले हमारे UNEP फॉर्म हुआ. ठीक है. उसके बाद POP के बारे में इसमें बात हुई. अभी बताऊंगी मैं आपको UNEP क्या है, POP क्या है. POP इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि आपके DDT हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, ये सारे जो हो गए आपके. ठीक है. इन सब को बेसिकली आपको रोक लगानी है. ठीक है. उसके बाद इंडिया में इसका क्या कॉज एंड इफेक्ट आया. इंडिया में WPA बना, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इसके आगे जो हम वीडियोस लेके आएंगे उसमें एक साथ पूरे कंसाइज मैनर में सारे एक्ट भी करेंगे. ठीक है. देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश हुई. EPA के रिगार्डिंग बात हुई जो 1986 में आपका आएगा, और 42nd अमेंडमेंट्स एक्ट से हमने DPSP और फंडामेंटल राइट में 2 प्रोविजंस अलग अलग ऐड किए रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. सो कोई आपसे पूछे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के क्या मेजर आउटकम्स थे, तो 3 थे. एक तो UNEP इस्टेब्लिश हो गया. ठीक है. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर हमारे केन्या के अंदर है. और उसके बाद POP हमारा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने की बात की गई. इंडिया में क्या क्या प्रोविजन हुए, WPA आया, EPA आया, 42nd अमेंडमेंट से हमने डीपर फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए. अब देखो, UNEP के रिगार्डिंग अगर कोई यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछेगा क्या ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है या NGO है या क्या है. ठीक है. सो बेसिकली UN जो है आपकी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, क्योंकि UNEP और WMO मिलकर बनाते हैं IUCN. तो IUCN भी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है. अच्छा, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी क्या होता है कि मान लो कोई भी 3-4 कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो मिलके आपस में एक बॉडी बना देती है. ठीक है. मतलब मोर देन 3 to 4 कंट्रीज है, उनकी जो गवर्नमेंट है वो मिलके एक कमीशन या एक बॉडी बनाते हैं जिसको हम बोल देते हैं इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बेसिकली.
ठीक है। उसके बाद यूएनईपी ने, अब देखो कोई भी अगर बॉडी बनती है तो उसको चलाने के लिए हमें एक फंड चाहिए होता है, पैसे चाहिए होता है। तो वो पैसे हमारे कहाँ से आए, इन्होंने अपना एक फंड बनाया, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड, जो कि 1992 में आया, ठीक है। तो वो फंड से, अब क्योंकि वही यूएनईपी के लिए बना है तो बेसिकली इसी को चलाने के लिए मेजरली इसको पैसे देते थे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूएनईपी में किस किस के सेक्रेटेरिएट है, तो आपके 4 मेजरली सेक्रेटेरिएट है, साइट्स का है, ठीक है, सीएमएस का है, सीबीडी का, मीनामाटा का। अब ये सब क्या है आगे हम पढ़ेंगे, साइट, सीएमएस एंड सीबीडी, ठीक है। मीनामाटा भी मैं आपको भी यहाँ बता देती हूँ शॉर्ट में। मीनामाटा आपकी एक कन्वेंशन है या एक आप कह सकते हो जो है चीज़, वो आपकी मर्करी पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ये सबसे पहले जापान में आया था। सो मिनामाटा इज रिलेटेड टू मरकरी पॉल्यूशन, कि आपको मरकरी का जो है पॉल्यूशन कम से कम करना है या नहीं करना है मरकरी से पॉल्यूशन। साइट, सीएमएस एंड सीबीडी, ये अभी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ। अब हम चलते हैं अपना आगे। देखो अब इसके बाद क्या हुआ, स्टॉकहोम आपकी कॉन्फ्रेंस हो गई। स्टॉकहोम के बाद एक लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी आई, जो कि क्लब ऑफ रोम से इनिशिएट हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि वर्ल्ड जो है ना हमारा 21st सेंचुरी में एंड हो जाएगा, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ पे आपको ध्यान भी नहीं देना है। इसके बाद हमारी आई वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो है हमारी, वो किस बारे में बात करती है, ओजोन डिप्लीशन के बारे में, ठीक है। वियना कन्वेंशन बोलती है कि हमें फेज आउट करना है ओडीएस सब्सटेंस को, मतलब जितने भी आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, क्योंकि वियना रिलेटेड है ओजोन से, तो ओजोन को जैसे डिप्लीट करते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो इन सबको हमें फेज आउट करना है, बेसिकली ख़त्म कर देना है, इनको हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया इसके बाद 1987 में, जिसने सेम बात बोली कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमने CFC को फेज आउट किया तो अब बात चली हम आगे अब यूज़ क्या करेंगे उसकी जगह पे। तो एक किसी ने आइडिया दिया हम HCFC को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ ये भी एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, सो हम इसको भी यूज़ अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1987 में आपकी ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में फर्स्ट टाइम बात की गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, और इससे हम क्या कर सकते हैं। सो सस्टेनेबल, बस एक तरीके से आप लगा सकते हो, ये एक जिक्र किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम किस तरीके से फ्यूचर में यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं दिए गए, इसके गोल्स नहीं दिए गए, बस एक नाम, एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई, ठीक है। इसके बाद आपका IPCC ने अपनी रिपोर्ट दी 1988 में, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल, हालांकि खुद की रिपोर्ट तो नहीं देता है, ये औरों की रिपोर्ट से लेके देन उसी को मॉडिफाई करके प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि इसके जो UNEP और WMA जो इसके फाउंडर्स है, जिनसे मिलकर बना है, वो खुद भी इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है। UNEP एंड WMA, देखो हमने ऊपर देखा था ना, UNEP एंड WMA खुद भी गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, ठीक है। अब आते हैं फाइनली रियो समिट, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, 1992 में इसको हम अर्थ समिट बोलेंगे या UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट बोलेंगे। अब तक हमने ये जो कुछ भी देखा है, इस सब में से आपको लर्न कुछ नहीं करना है, मैं बस एक स्टोरी की टाइमलाइन की फॉर्म में बता रही हूँ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और पोल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ, उस टाइम पे किसी को नहीं पड़ी थी कितना पोल्यूशन मच रहा है, कितना गंद फैल रहा है। तो सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस की गई स्टॉकहोम में 1972 में, जिसके आउटकम्स निकले UNEP, POP और एक फंड बना दिया गया जिसको हमने बोला ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, GEF जो है किस कॉन्फ्रेंस के अंडर बना था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंडर बना था 1992 में, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने वियना कन्वेंशन की, जिसमें नॉर्मल बात है कि हम ओजोन को डिप्लीट करेंगे, ODS CFC को हटा देंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किस सब्सटेंस को हटाने की बात की गई थी, HCFC को। CFC आएगा तो वियना, HCFC आएगा तो मॉन्ट्रियल, ठीक है। फिर आगे चले 1987 में तो एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई सिर्फ पहली बार जिंदगी में। देन IPCC ने रिपोर्ट पब्लिश की, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। उसके बाद फाइनली रियो समिट हुआ 1992 में। यहाँ पे कुछ मेजर स्टेप्स लिए जाएंगे, मेजर काम किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेजर क्या क्या काम किए गए, 5 चीज़ें हुई। सबसे पहले आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड बना, क्योंकि अब ये जो आगे बॉडीज आप पढ़ने जा रहे हो, UNFCCC, UNCBD एंड UNCCD, इन सब को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा। सो UNFCCC जो आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात करता है, UNCBD जो आपका CBD जो आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बात करता है, एंड UNCCD जो डेजर्टिफिकेशन से बात करता है रिलेटेड। इन सब को चलाने के लिए जो फंड आएगा वो आएगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड GEF से। और एक एजेंडा 21 आया, इसमें बस जो 2015 में फाइनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं वो उससे रिलेटेड बात की गई थी, ठीक है।
तो अब हम आगे चलते हैं। देखो रियो हमारा हुआ 1992 में, एग्जैक्ट आफ्टर 10 ईयर्स, दैट इज रियो +2। 2002 में दोबारा इन लोगों ने एक मीटिंग की, बट उसका कोई ऐसा आउटकम नहीं था, तो वो हमें लर्न नहीं करना। देन रियो +20 हुआ 2012 में। इसमें आपके एक पेज नाम के इन्होंने 4-5 बातें बताई थी, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो लर्न नहीं करने। बस ये पूछे अगर पेज किस में आया था, तो आपको याद रखना है कि रियो +20 में, ठीक है। और रियो हमारा कब हुआ था? 1992 में। अब जो हमने तीन चीज़ें बनाई है, UNFCCC, CBD एंड CCD, इनसे हम अलग अलग पढ़ते हैं और इनके मेजर कॉप्स पढ़ेंगे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि आपके दिमाग में वो एज इट इज़ बैठ जाए। देखो जो UNFCCC है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, वो खुद को नहीं बोलता है कि अगर किसी ने इसको साइन किया है तो उसको लीगली बाइंडिंग जो इसके प्रोविजंस हैं उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके तहत कोई प्रोटोकॉल या कोई टारगेट सेट किया है, देन दैट इज लीगली बाइंडिंग। मतलब एक्चुअल में UNFCCC के जो भी प्रोविजंस है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई टारगेट सेट कर दिया, ठीक है, तो वो आपका लीगली बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। COP में जहाँ जहाँ यूज़ करूँगी, इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, कि अब कितनी पार्टीज़ कहाँ कहाँ किस किस साल में मिल रही हैं और वो कितने उनके आउटकम्स है। पार्टीज़ का यहाँ पे मतलब है बेसिकली कंट्रीज़, तो उन कंट्रीज़ की मिला के एक कॉन्फ्रेंस होती है एक साथ, तो उसको बोला गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है। सबसे पहले UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस है दैट इज स्कोप 3, उसमें आता है सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ से आपके UPSC ने क्वेश्चन किया था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आपका एक कार्बन ट्रेड मैकेनिज्म है। ये हमें बताता है कि हमें कार्बन का जो ट्रेड करना पड़ेगा, अब वो क्यों करना पड़ेगा, इसकी बैक स्टोरी क्या है? इसकी बैक स्टोरी ये है कि कुछ कंट्रीज़ है जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जिनके पास जो है कार्बन, जिन्होंने बहुत कार्बन को एमिट करके पोल्यूशन बढ़ा दिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो उनकी अब लिमिट नहीं है एक कि हम वो और ज़्यादा कार्बन को बेसिकली एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर सके। सो एक मैकेनिज्म बनाया गया कि कुछ कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ठीक है, वो उनके साथ ट्रेड कर लेंगी कार्बन का, ठीक है, उनको कार्बन जो है दे देंगे, और लीस्ट डेवलप कंट्रीज उसके बदले में इनको कार्बन क्रेडिट्स दे देंगे, ठीक है। बेसिकली बोला गया कि अगर ये कोई कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, सो ये एक डेवलप्ड कंट्री, ये ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन कर चुकी है और इसके पास कार्बन को रिलीज करने के चांसेस अभी बचे हैं, ठीक है। मान लो इसने 100 यूनिट कर दिया है, इसके अभी 50 ही यूनिट हुए हैं, सो कंट्री 2 के 50 यूनिट तो बच गए ना, सो ये 50 यूनिट्स इसको दे देगी। सो ये जो मैकेनिज्म हुआ और इसके बदले में इसको कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे, इसको बोला गया कार्बन क्रेडिट या कार्बन का ट्रेड कर लेना, ताकि ये और ज़्यादा पोल्यूशन कर सके, ठीक है, पोल्यूशन कर सके इन द सेंस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर सके, क्योंकि इसके 50 यूनिट तो वैसे भी वेस्ट ही हो जाएंगे अगर वो यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं। बट कंट्री 1 फॉर एग्जाम्पल US से है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो इसके 50 यूनिट परचेज करके और ज़्यादा कर सकती है, एमिट मतलब रिलीज कर सकती है, ठीक है। सो इस पूरे मैकेनिज्म को बोला गया कार्बन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दैट इज CDM, ठीक है, ताकि हम अपनी ग्रीन हाउस गैसेज है इन सबको रिड्यूस कर सके और कंट्री टू कंट्री में ट्रेड कर ले। नेक्स्ट हमारी दिल्ली में होती है COP8, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट दिल्ली में हुई थी NCR रीजन में, इसलिए मैंने बता दिया। देन COP11 जिसमें हमारा आया मॉन्ट्रियल हमें इसमें बेसिकली बोला गया जो क्योटो प्रोटोकॉल थे उसको रेटिफाई कर दिया गया और इसमें CMP बना, CMP इज कॉन्फ्रेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पार्टीज, सो फर्स्ट CMP हुआ था, इसलिए मॉन्ट्रियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें क्योटो प्रोटोकॉल वाली कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया था, ठीक है। देन फिर हमारा आता है पेरिस एग्रीमेंट में NDC जितनी भी कंट्रीज थी हमारी, ठीक है, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपने अपने नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन में अपने अपने टारगेट्स देंगे, ठीक है, जो इंडिया ने ग्लासगो में दिए थे, ठीक है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स देंगे हम अपने NDC, ठीक है। सो वो हर कंट्री अपना अपना डिसाइड करेगी, बट ये बात आई थी पेरिस एग्रीमेंट में NDCs को देने की। साथ में बात किया जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है उसको हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रख पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है COP26 जो हमारा हुआ ग्लासगो समिट में। इसमें इंडिया ने अपने NDC दिए जिनकी हम बात करते रहते हैं, पंचामृत जो 2050 तक हमें अचीव करने हैं, ठीक है। अभी वो न्यूज़ इतनी रेलिवेंट नहीं रही है कि पंचामृत में क्या क्या 5 पॉइंट थे, बट आपको बस पता होना चाहिए कि इंडिया ने अपने कब दिए थे और हमें 2050 तक उनको अकम्प्लिश करना है। देन COP27 आई जो हमारी इजिप्ट में हुई एंड COP28 2023 की दुबई में हुई थी। COP29 हुई है अभी आपकी बाकू में 2024 अजरबैजान में जिसमें हमने न्यू फाइनेंस गोल दिए और ट्रिपल करने को बोला फाइनेंस को, जो डेवलपिंग कंट्रीज को देने वाले थे पहले $100 बिलियन, अब वो $300 बिलियन देंगे टू रिड्यूस द पोल्यूशन, ताकि हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस बना सकें
और वो एडवांस कैसे बनेगा, जब हमारे पास फंड होगा और उसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा। COP30 आपकी होगी अभी आई थिंक नवंबर में होगी ब्राज़ील में, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज, हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया है, क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज है इन सब की कुछ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। NX1 NX2 एंड नॉन NX कंट्रीज़ में हमने क्लासीफाई किया है। देखो जो NX कंट्रीज़ होती हैं, NX1 कंट्रीज़, उसमें सारी आपकी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ आती है, या इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन भी इनको कह सकते हो आप, ठीक है, जिनकी अभी इकोनॉमी जो है कम्प्लीटली स्टेबल नहीं हुई है बट वो ट्रांजिशन मोड पे है, ठीक है। NX2 में आपकी डेवलप्ड कंट्रीज आएंगी सारी की सारी, OECD कंट्रीज, ऑयल डेवलपमेंट गल्फ कंट्रीज हो गई आपकी, ठीक है। और नॉन NX में आएंगे आपकी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, इस तरीके से। सो इसमें NX1 में इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आ जाएंगी, NX2 में आपकी ऑयल डेवलप्ड कंट्रीज आ जाएंगी, और नॉन NX में आपकी डेवलपिंग कंट्रीज आ रही है। हमने ये 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं कंट्रीज़ के बेसिस पे। अब इसमें एक फ़ंड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फ़ंड, जो हमने 1992 में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। ये किस किस की हेल्प से हुआ था, वर्ल्ड बैंक, UNDP और UNEP ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था। ये रटना नहीं है, बस देख सकते हो आप। लेकिन अब ये फंड किस काम का है, ये किस किस को क्या क्या देगा, ठीक है, क्योंकि अब ये फंड इस्टेब्लिश किया तो उसका कुछ काम भी तो होगा। सो इसका काम है, ये UNFCCC को पैसे देगा, UNFCCC को देगा, UNCBD को देगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन को देगा, मिनामाटा कन्वेंशन को देगा, UN क्लोज को देगा और मार्वोल को देगा, ठीक है। बेसिकली इन सबको ये पैसे देगा। तो ये तीनों तो आपको लर्न रखने ही हैं, क्योंकि इनके थ्रू तो वो इस्टेब्लिश हुआ था। अभी हमने देखा था ना ऊपर यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। ये देखो, तो ये इनके साथ इस्टेब्लिश हुआ, तो इन तीनों को तो देगा ही देगा, लेकिन इसके अलावा बाकी ये 4 को भी देगा, तो आपको ये भी याद रखना है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, UNCBD पे। UNCBD क्या है, बेसिकली UN की जो आपकी यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है फॉर बायोडाइवर्सिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। क्या ये लीगली बाइंडिंग है? यस, दिस इज लीगली बाइंडिंग। लेकिन क्या हमारे UNFCCC लीगली बाइंडिंग था? नो, दैट वाज नॉट लीगली बाइंडिंग। लेकिन अगर किसी कंट्री ने उसको साइन एंड रेटिफाई कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली टारगेट्स दे दिए, तो वो टारगेट्स लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखो UNCBD जो है USA ने साइन नहीं किया था टिल डेट, इंडिया ने कर रखा है। US से साइन इसलिए नहीं करता है क्योंकि अभी वो जितना चाहे बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, लेकिन अगर वो एक ट्रीटी के तहत में आ गया, ठीक है, तो उसको वहाँ पे आफ्टर अ सर्टेन लिमिट रुकना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अगर वो क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग है, तो उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी आपको पैक्ट ये तो नहीं कहेगा ना आप जितना मर्जी बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट कर लो। सो US से जो है ना बहुत कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उनकी सोच भी वैसी ही है, वो चाहते हैं हम जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके नेचुरल रिसोर्सेज को पैसा बना सके हम बनाए, इसलिए वो इस तरीके की ट्रीटीज़ को आप देखना बहुत रेयरली ही साइन करता है, ठीक है। इसके गोल्स क्या क्या है, टू कंजर्व या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फेयर और इक्विटेबल आपका शेयरिंग होना चाहिए रिसोर्सेज का, ठीक है, और शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, वही बोला गया है कि इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए आपकी रिसोर्सेज की अमंग ऑल पीपल, ठीक है। इसकी मेजर हमें 3 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज देखनी है, 3 मीटिंग्स देखनी है डिफरेंट कंट्रीज की। सबसे पहले होते हैं COP5 जिसको हम कार्टेजना प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड इज आपकी COP10 जो कि आपकी नगोया प्रोटोकॉल है, एंड देन COP16 जो कोलंबिया में भी रिसेंटली हुई है। सो जो कार्टेजना प्रोटोकॉल है उसमें आपकी बात की गई है LMOs के बारे में, दैट इज लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या होते हैं आपके, ये रिगार्डिंग बात करते हैं बायोसेफ्टी की, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि LMO है, जो कि आपको ट्रेड करना है, वो लिविंग है, उसमें आपने मॉडिफिकेशन कर दिया जेनेटिकली, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे होगी, जेनेटिकली होगी, और अगर आप उसमें ट्रेड कर रहे हो तो कार्टेजना प्रोटोकॉल के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आप ट्रेड करोगे। सो दिस इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। COP10 में बात की गई नगोया प्रोटोकॉल की, इसमें बोला गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइब थी, ठीक है, अब वो इंडिया में रह रही थी पिछले 500 सालों से, और उसके पास कोई एक स्पेशल नॉलेज थी रिगार्डिंग क्योर ऑफ एनी डिजीज, ठीक है, तो उसने वो जो नॉलेज है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे शेयर की। तो ऐसा नहीं हो सकता आपने उनकी नॉलेज ले ली, लेकिन जब कल को आपने उस नॉलेज को यूज़ करके कोई मेडिसिन बनाई तो आपने उनको पूछा तक नहीं, आपने उनको बेनिफिट ही नहीं दिया उस चीज़ का, क्योंकि एक्चुअल में तो आपको नॉलेज उस पर्टिकुलर ट्राइब से मिली है ना। सो यहाँ पे बात की गई है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, तो वो जो भी बेनिफिट है आपको उस ट्राइब के साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। देन हमारे इसी में आए थे अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, इसमें भी बस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए टारगेट्स दिए गए थे। लेटर ऑन कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसका नाम रिप्लेस कर दिया और इसका नाम GBF रख दिया, ठीक है।
ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। बस वन नाम रिप्लेस कर दिया कि पहले नाम ए था, अब उसका नाम हमने ए डैश कर दिया। यहाँ पे भी वही बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए टारगेट्स दिए गए थे, यहाँ पे भी वही सेम टारगेट्स हैं। लेकिन वो पूछेगा कि अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स कब आए थे, तो आपको बोलना है COP10 दैट इज नगोया प्रोटोकॉल के अंदर। लेकिन अगर वो बोले कि आपके GBF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कब बना था, तो कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। ठीक है, अब आते हैं COP16 जो कोलंबिया में हुई है रिसेंटली 2024 में। इसमें NBSAP वही आपके नेशनल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान के बारे में बात की गई थी, तो कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने इसके प्रोविजंस अलग से मेंशन नहीं किए हैं। देन बायोडाइवर्सिटी और कुछ अदर इंटरनेशनल कन्वेंशंस है जो आपको पता होने चाहिए, ये मोस्टली आप एग्जाम्स में देखते रहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाली साइट्स जो कि वॉशिंगटन कन्वेंशन नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है क्योंकि UNEP ने इस्टेब्लिश किया था 1973 में। इसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो लीगली बाइंडिंग है और इसमें 3 लिस्ट है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। अब इसमें क्या क्या देखो, अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कि उनको आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, वो आते हैं आपके अपेंडिक्स 1 में, कि इनको आप अपना हाथ भी नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते। अपेंडिक्स 2 में आएंगे कि कुछ हैं आपके जो आपके रेगुलेट किए जाते हैं कि इनको आप ट्रेड कर सकते हो लेकिन रेगुलेट करके। ठीक है, सो वो जो आते हैं रेगुलेशन वाले वो आपके आएंगे अपेंडिक्स 2 में। ठीक है, रेगुलेटेड 1 एंड अपेंडिक्स 3 में आपके आते हैं कि विद द परमिशन ऑफ द अदर कंट्री या विद द एग्रीमेंट विद द अदर कंट्री, कि अगर ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, तो इसके साथ पहले आप एग्रीमेंट करो, इसको बता दो कि हम ये ए नाम का सब्सटेंस आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं और ये हजार्डस है, हार्मफुल है आपकी कंट्री के लिए, वहाँ के वाटर बॉडीज़ के लिए। सो वो अग्रीमेंट साइन होने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। सो प्रोहिबिटेड वाले में अपेंडिक्स 1 में आप कर ही नहीं सकते हो। अपेंडिक्स 2 में वो लिस्ट दी गई है उन प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो रेगुलेटेड है, मतलब कर सकते हो ट्रेड बट इन अ रेगुलेटेड मैनर। एंड अपेंडिक्स 3 में आपको पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा तभी ट्रेड कर पाओगे। देन आपका आता है UNCMS, ये बेसिकली बॉर्न कन्वेंशन से रिलेटेड है। इसमें माइग्रेटरी जितनी भी स्पीशीज़ आपकी बर्ड्स एनिमल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स की, वो आती है इसमें। ये भी इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है, क्योंकि UNEP ने इस्टेब्लिश किया था, इंडिया ने साइन किया है, इसका मेंबर है। और इसकी अभी COP13 हुई थी CMS की गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, आपको मेजरली पता होना चाहिए कि बॉर्न कन्वेंशन है जो आपकी वो बर्ड्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड है और माइग्रेटरी स्पीशीज़ से। उसके बाद आता है हमारा एक ट्रैफिक क्या है ना, आपका एक NGO, जैसे ये आपकी जो थी इंटर गवर्नमेंटल थी, लेकिन सेम आपके जो ये ट्रैफिक है ये दिस इज़ एन NGO, क्योंकि इसके जो निर्माता है वो IUCN है और WWF है, इसलिए ट्रैफिक के बारे में अगर पूछ ले तो दिस इज़ एन NGO। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ओजोन से रिलेटेड 3 आपको मेजरली पढ़ने होते हैं, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन एंड किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, वियना कन्वेंशन में क्या हुआ था, सिर्फ लोगों ने बातें की थी, कुछ काम धंधा नहीं किया, मिले आए चाय पी बिस्किट खाए बात करके निकल गए। ठीक है, कोई भी बाइंडिंग रिडक्शन इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया, सिर्फ बोला हम CFC को फेज आउट करेंगे, लेकिन ना कोई टारगेट था ना कोई गोल था, कुछ भी इसमें डिसाइड नहीं किया गया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इन्होंने बात की विद अ डिफाइंड लीगली बाइंडिंग टारगेट कि हम HCFC को, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करेंगे। एंड दिस इज द ओनली ट्रीटी और प्रोटोकॉल जिसको हमने यूनिवर्सली रेटिफाई किया है ऑलमोस्ट ऑल मेजर कंट्रीज ने। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग भी थी। ठीक है, किगाली एग्रीमेंट भी आपका लीगली बाइंडिंग था और इन्होंने बोला हम स्लोली फेज आउट करेंगे। ठीक है, और HFC को जो है हम वो कर देंगे, फेज आउट कर देंगे। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे हम CFC को फेज आउट कर रहे हैं, वेन्या में, मॉन्ट्रियल में हम करें HCFC को, फिर किगाली में HFC को भी फेज आउट कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है। देखो इस पे हम ये देखते हैं, ये मैंने अलग से जो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स में, यहाँ सर्कल बना दिया मैंने। देखो जो ODS होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जैसे वेन्या में आपके CFC की बात हुई है, ठीक है, मॉन्ट्रियल में आपके HCFC की बात हुई है और किगाली में आपकी HFC की बात हुई है। ये जो ऊपर वाले थे आपके, ये आपके ODS थे। ठीक है, तो हमने बोला इनको हटा के, मतलब पहले CFC को हटा के HCFC लेके आए, पता लगा ये भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है तो इसको हटा के HFC लेके आए। अब ये आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है ना, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। सो ये बहुत ज़्यादा मेजर पोल्यूशन करता है, ग्रीन हाउस गैस में इसका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अब हमने डिसाइड किया हमें इसको भी फाइनली हटाना पड़ेगा। सो इसलिए हमने किगाली एग्रीमेंट में सोचा कि हम HFC को भी हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी 3 कन्वेंशन आते हैं, दैट इज BRS कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है,
ये तीनों आपकी अलग से पढ़नी है हमें। अब ये कैसे हैं देखो, जो बेसल कन्वेंशन है वो आपके ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट के रोकने के उस पे है, टॉपिक पे है। कैसे कि जो अगर ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, सो ट्रांसबाउंडरी आप कोई भी हजार्डस वेस्ट जो है उसको नहीं सेंड करोगे। सो ये आपकी बोलते हैं बेसल कन्वेंशन, जो कि आई थी 1989 में। इसमें आपको ध्यान रखना है जितने भी आपके रेडियो एक्टिव वेस्ट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी रोटरडम कन्वेंशन जो आपकी आई थी 1992 में, ये आपकी ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। आपको लर्न कैसे रखना है, इसमें आर आता है, रोटरडैम में भी आर आता है। सो ट्रेड से रिलेटेड है रोटरडैम। बेस एंड वेस्ट आर सिमिलर इन द प्रोनाउंसिएशन, सो इसलिए ये आपके हो जाएंगे बेस एंड वेस्ट। एक सेकेंड, बेस एंड वेस्ट, एक मिनट, हाँ देखो, बेस एंड वेस्ट आर सिमिलर इन द प्रोनाउंसिएशन, तो इसलिए ये आपके हो जाएंगे, जो आपका वेस्ट की मूवमेंट है उसको रोकने के लिए आपकी आती है बेसल कन्वेंशन। नेक्स्ट है हमारा आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपकी आई थी 2001 में। इसमें आपकी बात की गई थी पीओपी के रिगार्डिंग, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। मेनली आपकी रिड्यूस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आई थी, ठीक है। उसके बाद हमने जब ये तीनों कन्वेंशंस पे काम किया, ठीक है, मतलब बेसल में आपके वेस्ट को रिड्यूस किया, रोटरडैम में आपके ट्रेड को रिड्यूस किया, और आपके स्टॉकहोम में पीओपी को रिड्यूस किया, दैट इज पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं आपके कौन कौन से मेजरली पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनजीओ से रिलेटेड। एनजीओ हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। एनजीओ आपके हैं जैसे कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ये सारे आपके क्या है एनजीओ। वेटलैंड इंटरनेशनल है, ट्रैफिक है, IUCN है, ये आपके सारे एनजीओ हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर आपके एक BNHS करके है, ये भी आपका एनजीओ है, ठीक है। और IUCN, ट्रैफिक, वेटलैंड, अभी ट्रैफिक मैंने ऊपर भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। ये सारे आपके कौन से क्या क्या है एनजीओ है। WWF भी आपका एनजीओ है, ठीक है। आई थिंक बीच में थोड़ा पेन स्टक हो गया था, तो अगर वीडियो थोड़ी मिस हो गई है तो मैं एक बार यहाँ से दोबारा बता देती हूँ। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता रही थी कि जो वेस्ट है उससे रिलेटेड है बेस, ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे राइम करके याद कर सकते हो। रोटरडैम में आ रहा था एंड पीओपी स्टॉकहोम वाला आपका पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड था, ठीक है। देन यहाँ पे अच्छा हाँ, रोटरडैम में एक बात और बताना चाहती हूँ मैं, यहाँ पे PIC का भी रोल आता है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि अगर आप कंट्री 1 से कंट्री 2 में कोई भी एक हार्मफुल ट्रेड का, हजार्डस ट्रेड का ट्रेड कर रहे हो सब्सटेंस का, सो आपको दूसरी कंट्री से पहले PIC लेना पड़ेगा, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, कि आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आप ये ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। देन मैं एनजीओज आपको ऑलरेडी बता चुकी है, सारे हमारे क्या है एनजीओज हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल आपका इंटरनेशनली सेम, उसकी जो इंडिया में अगर ब्रांच बोलेंगे एक तरीके से ब्रांच आप कह सकते हो, उससे सिमिलर बॉडी, तो दैट इज BNHS, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइनली एक मिसलिनियस चीज़ थी जो मैंने लिख दी है, UNREDD, यूएन आपका एक इनिशिएटिव है जो कि बोलता है डिफॉरेस्टेशन कम से कम करो या मत करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ। इसी का एक UNREDD+ है जो कि आपका एक एनजीओ है, ठीक है। ये एक मिसलिनियस चीज़ है। और साथ में एक जैसे कन्वेंशन है, मीनामाटा कन्वेंशन, शायद मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज रिलेटेड टू मरकरी पोल्यूशन, कि आपको मरकरी पोल्यूशन है वो नहीं करना है या रिड्यूस करना है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम उस पर चलते हैं जो हमने अपना स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था क्योटो प्रोटोकॉल वाला, उसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक वो हट गया है, मैं दोबारा से लगा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो ये हमारा क्वेश्चन था बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल का। द क्योटो प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली रिलेट टू विच अमंग द फॉलोइंग इश्यूज, ठीक है। सो देखो इसमें हमें ऑप्शन दिया गया एमिशन रिडक्शन का, ओजोन लेयर का, ओजोन डिप्लीशन का, ये सारे। सो इसका जो आंसर रहेगा, अब मैं बता देती हूँ फाइनल, इसका आंसर है A, दैट इज एमिशन रिडक्शन। अभी हम सब ने पढ़ा है, देखो आप बताओ जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है वो हमने कहाँ पढ़ी है, अभी हमने ODS सब्सटेंसेस पढ़े थे अपने। सो ODS में हमने वियना, मॉन्ट्रियल और किगाली पढ़ा है। सो ओजोन लेयर डिप्रेशन के लिए तो अगर ऑप्शन में होता है तो वेन्या, मॉन्ट्रियल और किगाली में से होना चाहिए, बट वो तो है नहीं, सो ओजोन तो आएगा नहीं इसमें। सो इसमें लिख देती हूँ वेन्या, मॉन्ट्रियल एंड किगाली। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट कार्बन भी हमने उसी में देखा था ओजोन वाले में। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट इज UNCBD के बारे में ये बात कर रहा है। सो एमिशन रिडक्शन इज द ओनली ऑप्शन जो आपका इसका आंसर आएगा क्योटो प्रोटोकॉल का, जिसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेज का रिडक्शन, कार्बन ट्रेड मैनेजमेंट CM देखा हमने, CT लिख देते एक्चुअली, ठीक है। सो कार्बन ट्रेड देखा है हमने यहाँ पे जो कंट्री 1 से कंट्री 2 में, ये वाला ये आप देख सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा A। तो अब आप कोई भी MCQ जाके लगा सकते हो
यूपीएससी का जो आपकी इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेटेड है, आपके ऑलमोस्ट 100% एमसीक्यू जो है इस वीडियो से, कंप्लीट वीडियो से बन जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने पूरा स्ट्रेटेजिकली पढ़ा है विद द फॉर्म ऑफ टाइमलाइन, ठीक है। और इसी तरीके से वीडियो आपको चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में सारे एक्ट, इंडिया के जितने भी एक्ट आपके, WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, इससे पहले के आपके फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गए, ब्रिटिशर के टाइम के हो गए। यूपीएससी हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछता है, मुझे स्क्रीनशॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एमसीक्यू सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।